नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के पहले पार्ट की ओर, जो है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा पार्ट जो है वो है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था, उसके दो पार्ट हैं। पूर्व वैदिक काल जहाँ 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद हम महाजनपद काल की स्थिति देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी, इसलिए हमने एक साथ इसको रखा। तो देखते हैं राजनीतिक संगठन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए प्री के फैक्ट से ज़रूरी हैं और मेंस में लिखने के लिए भी सहायता ज़रूर करेंगे। जैसे राजनीतिक संगठन कैसा था, न्याय और दंड का विधान कैसा था, शासन के अधिकारी किस प्रकार के थे, सभा और समितियां जैसी संस्थाएं क्या थी। उसके बाद हम सामाजिक में देखते हैं कि परिवार था, विवाह था, स्त्रियों की स्थिति। आजकल यूपीएससी और पीएससीज में स्त्रियों की स्थिति के ऊपर विशेष सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई इस काल में कैसी थी। इसके साथ हम देखते हैं भोजन और वेशभूषा के बारे में, मनोरंजन के क्या साधन थे इनके, वर्णों की व्यवस्था कैसी थी और शिक्षाएं कैसी थी। तो हम देखते हैं राजनीतिक संगठन में सबसे बड़ा जो होता था राजनीतिक संगठन राज्य होता था, जिसका प्रमुख अधिकारी, या कहा जाए तो शासन का सबसे प्रमुख अधिकारी राजा ही होता था। राजा के बाद जन आता था, जिसके प्रमुख अधिकारी को जनस्य गोपा कहा जाता था। उसके बाद विश आता था, जो आज के जिले के समकक्ष था। उसके प्रधान को विशपति कहा जाता था। उसके बाद गांव आता था, जैसा कि आज भी गांव है, और गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था, जिसे आज सरपंच कहा जाता है। और उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी, जिसके प्रधान को कुलपति कहा जाता है। जैसे हमारा घर जो है, हमारे घर में हमारे माता या पिता या बड़े जो भी हैं वो हमारे कुलपति होते हैं, अर्थात कुल के प्रधान होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वेश्चन जरूर हैं। वैसे सभी क्वेश्चन है कि विश्व के प्रधान को क्या कहते थे या फिर ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे, परंतु सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसे याद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो राज्य थी, और शासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। राज्य के प्रधान को राजा और कुल के प्रधान को कुलपति के रूप में कहा जाता था। अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, जो है न्याय और दंड का विधान। तो हम देखते हैं कि न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी जो था राजा था। राजा ने सभी शक्तियां अपने अंदर केंद्रित करके रखी थी। अब देखते हैं हम ग्राम। तो ग्राम में भी न्यायाधीश होता था, जिसे ग्राम्य वादिन कहा जाता था। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है याद रखने योग्य कि उस काल में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। तो ये एक हो गया प्री का, और यहाँ पर से ये हो गए। अब हम देखते हैं शासन के प्रमुख अधिकारी क्या थे। तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी ग्रामों में दूत और गुप्तचर। तो कहा जा सकता है कि दूत और गुप्तचर व्यवस्था भी तत्कालीन समय में चालू हो गई थी, जिसका आधुनिक विकास हम रॉ और आईबी के रूप में देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, जो है सभा और समिति। ये प्री और मेंस का सीधा सीधा 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं जहाँ सभा और समिति। तो सभा कुलीन लोगों की संस्था थी, जिन्हें संभ्रांत जन भी कहा जाता है। इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। सभा लगभग राज्यसभा की तरह होती थी, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात इसमें लोग परमानेंट रहते थे। कुलीन लोगों में जिनके पास शासन की महत्वपूर्ण पावर्स रहती थी, या फिर जो जन से और धन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे। तो हम देखते हैं जैसे पुरोहित हो गए, नगर सेठ हो गए, राजा हो गया, मंत्री विभाग का प्रधान हो गया। तो ये सब कुलीन लोगों की संस्थाओं में आती थी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर महिलाएं भी भाग लेती थीं, अर्थात महिलाएं भी सभा में सम्मिलित हो सकती थीं। वहीं समिति देखें तो जैसे आज की डेट में या फिर संविधान सभा के टाइम में अपन देखते हैं कि समितियां बनी थी, जो कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती थी,
और उसे अंत में भंग भी कर दिया जा सकता था और नई समितियां भी बनाई जा सकती थी साथ में। तो हम देखते हैं समिति में अनुभवी और वरिष्ठ नागरिक इसमें भाग लेते थे। तो हम देखते हैं कि अथर्ववेद, जिसका बाद में उल्लेख आएगा, वेदों का चैप्टर हम एक अलग से टॉपिक करके बताएंगे आपको। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति को कहा गया है। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभा के लिए सभा और समितियां सीधे सीधे खड़े में 3 नंबर में इसका क्वेश्चन है। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारी सामाजिक स्थिति की ओर। इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद करने का है स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति के ऊपर से विशेष सवाल बन रहे हैं आजकल। देखते हैं परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, भोजन और वेशभूषा, मनोरंजन के साधन, वर्ण व्यवस्था और अंत में शिक्षा के बारे में हम देखेंगे। परिवार जहाँ पितृसत्तात्मक है, संयुक्त परिवार की प्रथा थी और पुत्र जन्म को अब शुभ माना जाने लगा है। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि पुत्री के जन्म को अभी अशुभ माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। पुत्री के जन्म में तो खुश है ही, मगर अगर पुत्र हो गया तो हम ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब परिवार पितृसत्तात्मक हो चुका है। तो हर किसी को अपने नेता या सरदार की आवश्यकता थी, इसलिए पुत्र के जन्म को शुभ मानते थे। पुत्री के जन्म को अशुभ जो है वह उत्तर वैदिक काल में माना जाएगा। उसमें महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक गिरावट होगी और गिरावट देखने को भी मिलेगी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं विवाह के बारे में। तो पूर्व वैदिक काल में विवाह जो था पवित्र बंधन माना जाता था और आज की ही तरह या हिंदू रीति रिवाजों की तरह एक पत्नी प्रथा सम्मिलित थी। साथ साथ हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में तो विधवा विवाह का प्रचलन था। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो इसको अपन इसमें भी ऐड कर सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति में देखते हैं स्थिति अच्छी थी, महिलाएं शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी और वेदों की शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, और कहा जाए तो शिक्षा दे भी सकती थी और वेदों के निर्माण में भी कई महत्वपूर्ण महिलाओं ने काम भी किया है या उनके संलग्न किया है कार्य को। इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं विश्वाश्वरा, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी महिलाएं थी जिन्होंने वेदों और वेद मंत्रों के निर्माण में भाग लिया, और ये सभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आज आता है जैसे यूपीएससी में, इनमें से कौन पूर्व वैदिक कालीन महिला नहीं है या कौन है, तो आपको 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि चौथा पॉइंट है भोजन और वेशभूषा। तो भोजन के लिए हम जानते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब शाकाहारी किस तरह से थे? कुछ लोग शाकाहारी थे जो संभ्रांत जन थे या जो कुलीन वर्ग के थे, जैसे कहा जाए तो पुरोहित वर्ग, वह शाकाहार पर ही डिपेंड करता था। और साथ में जो निचले वर्ग थे, और याद रखिएगा वर्ग या वर्ण का मतलब यहाँ पर जन्म आधारित से नहीं है, कर्म आधारित से है। जो निचला कार्य करते थे वह निचला वर्ग यहाँ पर कहलाएंगे। अभी यहाँ पर बाद में आएगा वर्ण व्यवस्था जो कि जन्म आधारित होगी, अभी यह कर्म आधारित है, तो कर्म आधारित के दृष्टि से ही देखिएगा। तो शाकाहार संभ्रांत जन प्रयोग में लाते थे अधिकतर, और मांसाहार जो है वह निम्न जन उपयोग में लाते थे। वहीं अगर वेशभूषा की बात करें तो वास, अधिवास और निबी के रूप में होता था। वास जो कि कमर के नीचे पहना जाता था, अधिवास जो कमर के ऊपर पहना जाता था, अंग वस्त्र के रूप में भी बाद में इसे मान्यता मिलेगी। और निबी यह अंतः वस्त्र था, कहा जाए तो अंडर गारमेंट्स, इसे इस तरह से उपयोग में लाया जाता था। साथ साथ हम देखते हैं हमारे 5वें पॉइंट की ओर, जो है मनोरंजन के साधन। जानते हैं हम हमेशा से ही मानव को शिकार बहुत पसंद रहा है। इसके साथ साथ नाचना गाना मतलब गायन वादन दोनों इनको अत्यधिक प्रिय था। साथ साथ घुड़दौड़ में भी भाग लेते थे, घोड़ों की रथों की दौड़ करते थे, ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो हम जानते हैं पुरुषोक्त मंडल में ऋग्वेद के 10वां मंडल है, 10वां मंडल है पुरुषोक्त मंडल, जिसमें उस समय में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। यह जन्म आधारित नहीं थी। यहाँ पर याद रखिएगा पूर्व वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं पाई जाती है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पाई जाती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि वर्ण व्यवस्था बाद में कैसी थी और भविष्य में कैसी हो चलेगी। इसके साथ हम देखते हैं 7वां शिक्षा। शिक्षा अभिजात्य वर्ग या कुलीन वर्ग
उपनयन संस्कार में भाग लेता था, वहीं निम्न वर्ग कर्माधारित निम्न वर्ग उपनयन संस्कार में भाग नहीं लेता था। और यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ही थी, अभी यहाँ पर जन्म आधारित नहीं हुई थी। तो अगर हम इसको साथ साथ अगर हम हड़प्पा के साथ कंपेयर करें तो कैसा रहेगा, तो देखते हैं। अगर हम हड़प्पा के साथ करेंगे तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक है, जबकि हड़प्पा में मातृसत्तात्मक है। ये भी आजकल अंतर के रूप में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इसे एक साथ ऐसे ही अंतर में लाना है। और कुछ समानताओं के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समानता के रूप में भी करेंगे। ठीक है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर पुत्र जन्म और पुत्री जन्म कोई भी शुभ और अशुभ नहीं माना जाता था। अगर हम देखें कि हड़प्पा संस्कृति में किसके जन्म को शुभ माना जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मातृसत्तात्मक है तो लोग सोचते हैं कि महिलाओं या बच्चों के जन्म को शुभ, बच्चियों के जन्म को शुभ माना जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भेदभाव जैसा कोई था ही नहीं। यहाँ पर जबकि पुत्र जन्म को शुभ मानने लगे हैं, यहाँ पर भी इतना अधिक भेदभाव नहीं था। इसके साथ हम देखते हैं कि विवाह, वहाँ पर विवाह के ज़्यादा अच्छे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और एक पत्नी, वहाँ पर कबीलाई संगठन था, कहा जाए तो भले नगरीय था, मगर वहाँ पर विवाह और इन सब के इतने अच्छे साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि यज्ञ और हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अब स्त्रियों की स्थिति देखें तो वहाँ पर शिक्षा के बारे में तो हमने पता ही नहीं करा, क्योंकि आज तक उनकी भाषा जो है वो अपठनीय है। तो इसे आप अंतर में लिख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा थे जिसके हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, और वहाँ पर शिक्षा थी या नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि उसकी भाषा अभी तक पठनीय नहीं है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं भोजन और वेशभूषा, इतना अगर पॉइंट आप पकड़ेंगे तो इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ ये समानता में आता है। परंतु अगर इसके अंतर्गत जाके देखें तो यहाँ पर अभिजात्य वर्ग आ रहा है, जो वहाँ पर अभिजात्य वर्ग नहीं था। वहाँ पर भी पुरोहित और चिकित्सक जैसे थे जो कि पद में बड़े माने जाते थे, मगर अभिजात्य वर्ग जैसा कोई भी नहीं देखा जाता। उदाहरण के रूप में मांसाहार दोनों ही करते थे। यहाँ पर कपड़ों के बारे में विशिष्ट तरीके से इनका नाम दिया गया है, जो कि इनकी पहचान है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मनोरंजन के साधन नाचना गाना शिकार, ये आपकी समानता में आ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कर्माधारित थी, परंतु ऋग्वेद में जन्माधारित व्यवस्था के बारे में बताया जा चुका है पुरुषोक्त मंडल में। तो ऐसा कुछ, तो इसको अपन अंतर में लिख सकते हैं और समानता में भी लिख सकते हैं। अगर आप आधा चीज पकड़ेंगे वर्ण व्यवस्था, तो हाँ वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, वहाँ भी थी यहाँ भी थी। कर्म के धर्म आधारित नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। ठीक है, परंतु अगर आप इसके अंतर्गत जाके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जन्म आधारित होने के प्रमाण प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त मंडल में है ना, हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, हालांकि अभी नहीं है। याद रखिएगा, अगर पूरा वैदिक काल पूछेगा तो आपको इन सब का उल्लेख कर देना है। अगर आप पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, तो फिर आपको विशिष्टता के साथ एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, और उसके पश्चात ही आप हड़प्पा और पूर्व वैदिक काल या फिर पूर्व और उत्तर वैदिक काल में अंतर समझ पाएंगे। शिक्षा देखते हैं तो शिक्षा के बारे में हमें वहां पर भी नहीं पता था। उपनयन संस्कार के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कर्म आधारित व्यवस्था जरूर थी। तो एक पॉइंट को आप अंतर के तरीके से समझ सकते हैं और एक को आप समानता के आधार पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर पूरा होता है। आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस और अपने रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, क्या ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, और इसमें सुधार अगर करना है तो कहाँ पर करना है। तो दोस्तों, आगे हम लेक्चर्स में फिर देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।